एक मशीन जिसका वजन 80,000 किलो यानी 20 हाथियों जितना है, वो मशीन आसमान पर कैसे उड़ सकती है। आसमान में उड़ते हवाई जहाज को देखते हुए आपके जहन में भी ये सवाल तो जरूर आया होगा कि ये जहाज इंसान के लिए हवा में उड़ाना मुमकिन कैसे हुआ और पहला जहाज बना कैसे होगा। मुझे यकीन है इस वीडियो के लास्ट तक आपको इन दोनों सवालों के जवाब तो मिल ही जाएंगे, लेकिन साथ आप बहुत कुछ नया भी सीख जाओगे। आज की हवाई जहाज वाकई एक शानदार इन्वेंशन है जो आसमान में तेज हवा और मुख्तलिफ मुश्किलात में भी सही से उड़ पाती हैं। लेकिन हमारा सवाल यह है कि हवाई जहाज हवा में उड़ते कैसे हैं और इनको कंट्रोल कैसे किया जाता है। अगर हम आज से तकरीबन 120 साल पीछे चले जाएं, तब राइट ब्रदर्स ने एविएशन की फील्ड को पूरी तरह से बदल दिया। 27 दिसंबर 1903 में राइट ब्रदर्स ने अपने बनाए हुए जहाज से दुनिया की पहली उड़ान भरी, जो कि 1 घंटा 12 मिनट की थी। इस एयरक्राफ्ट को देखकर आप ये कह सकती हो कि ये काफी सिंपल है। ये पंखे जिन्हें प्रोपेलर्स कहते हैं, ये एयरक्राफ्ट को आगे जाने में और फिर इसके पर उड़ान भरने में इसकी मदद करती हैं, जिसके बाद ये एयरक्राफ्ट हवा में रहता है। इस टेक्नोलॉजी को इतना जबरदस्त तरीके से इस्तेमाल में लाया गया था कि 100 साल बाद भी इसका डिजाइन आज के हवाई जहाजों में भी इस्तेमाल होता है। सबसे पहले तो एयरप्लेन को उड़ाने के लिए हमें ग्रेविटी का मुकाबला करना पड़ेगा, यानी हमें अपने जहाज को ऊपर उठाना होगा। फॉर एग्जाम्पल, जब कोई बच्चा पतंग उड़ाता है तो शुरू में उसे उड़ाने के लिए उस पतंग को कुछ एनर्जी देनी पड़ती है, जिसके लिए वो पतंग की दूसरी सिमत में भागता है और पतंग उड़ने लगता है। सेम यही चीज़ ग्लाइडर्स करती हैं। ग्लाइडर्स कुछ इस तरह की होती हैं जिन्हें एक रस्सी से बांधकर हवा में उड़ाया जाता है। और याद रहे, इनमें कोई मोटर नहीं होती, ये सब नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करते हुए आसमान पर उड़ान भरती हैं। तो इसमें उन्हें चंद सेकंड में 0 से 50 माइल्स पर आवर की स्पीड पर पहुंचना होता है, जिसके बाद वो उड़ने लगती हैं और फिर कई घंटों तक आसमान में उड़ान भर सकती हैं। इसी चीज को देखते हुए राइट ब्रदर्स को इस बात का पता था, अगर हवा कर्व्ड सरफेस से गुजरेगी तो वो उस चीज को ऊपर उठाएगी। जितनी तेज हवा होगी उतना ज्यादा उसे वो ऊपर उठाएगी। इसे क्वांडा इफेक्ट भी कहा जाता है, जिसमें हवा के गुजरने से प्रेशर बनता है और चीज ऊपर को उठने लगती है। आसान अल्फाज में यहाँ न्यूटन का थर्ड लॉ अप्लाई होता है और एयरक्राफ्ट को आगे बढ़ाने के लिए दो प्रोपेलर ब्लेड्स को इस्तेमाल किया गया था, जिनका डिजाइन भी सेम इसी इफेक्ट के ऊपर डिपेंडेंट था। क्योंकि राइट ब्रदर्स का मानना था कि ब्लेड जितना पतला और कर्व्ड होगा वो उतना अच्छा काम देगा। और उसके बाद से सिर्फ जहाज में ही नहीं बल्कि शिप्स में भी इसी डिजाइन को यूज किया जाने लगा। इसके बाद ये जो ब्लेड्स थे ये ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमते थे। इसकी क्या वजह थी? क्योंकि अगर ब्लेड्स सेम डायरेक्शन में घूमते तो उन्हें कंट्रोल नहीं किया जा सकता था और ब्लेड्स का एंगुलर मोमेंटम होने की वजह से एयरक्राफ्ट ऊपर भी नहीं उठ पाना था, जिसकी वजह से उनका ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमना जरूरी था। इसके बाद कुछ ज़रूरी बातें हमारे सामने आती हैं, जिसके लिए जहाज़ को उड़ाने के लिए इनके सोल्यूशन के साथ सामने आना बहुत ज़रूरी है। जिनमें से दो को तो हमने कवर किया है, जिसमें जहाज़ को ऊपर कैसे उठाना है, इससे हम ग्रेविटी को ओवरकम करेंगे। दूसरा, सामने से आने वाली फ्रिक्शन को ओवरकम करना, जिसके लिए हम प्रोपेलर्स यानी थ्रस्ट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसके बाद जब हमारा जहाज़ एक बार हवा में पहुंच गया तब क्या होगा? अगर जहाज एक साइड को झुकने लग गया या सामने से ऊपर उठने लग जाए, और तब के दौर में इंजन भी बहुत ज्यादा भारी होते थे, तो उनके साथ हवा में उड़ना बहुत मुश्किल था। तो इसके लिए क्या सोल्यूशन था? उन्होंने तब कैलकुलेट किया कि कम से कम 8 हॉर्स पावर के साथ 90 किलोग्राम का इंजन उन्हें चाहिए होगा। जिसके बाद फिर राइट ब्रदर्स ने खुद से एक इंजन तैयार किया जिसमें 12 हॉर्स पावर थी और उसका वजन 80 किलोग्राम था। जिससे इंजन का मसला तो सोल्व हो गया, लेकिन बड़ा मसला अभी भी उनके सामने था कि जहाज को हर तरफ से कंट्रोल कैसे करना है। इसमें जहाज ऊपर या नीचे जाकर कंट्रोल ना खो दे, इसके लिए उन्होंने सामने एक डिजाइन तैयार किया जो कि बिल्कुल जहाज के परों जैसा था और इसका कंट्रोल उनके अपने हाथों में था। जिसको पीछे करने से क्राफ्ट सामने को उठ जाता और उसके नीचे हवा का प्रेशर ज्यादा होता, जिससे फिर जहाज ऊपर को जाता, और उसको आगे करने से क्राफ्ट आगे को झुकता और जहाज नीचे को जाता। सेम यही चीज आज के दौर के जहाजों में भी होती है और ये कंट्रोल जहाज की बैक साइड पर होता है। दूसरा चैलेंज था जहाज को साइड पर मोड़ने के लिए। तो शायद आपने नोटिस किया हो कि एयरक्राफ्ट के जो पर हैं वो ट्विस्टेड हैं, लेकिन ज़्यादा मज़े की बात है कि इससे जहाज किस डायरेक्शन में जाएगा उसको कंट्रोल कर सकती हैं। मॉडर्न एयरप्लेन्स में इसको एलिरोन कहते हैं। राइट ब्रदर्स ने इस चीज़ को बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया और जहाज़ की रोटेशन को अपनी बॉडी से कंट्रोल करते थे। जैसे इसकी एक साइड के जो पर हैं वो सीधे होंगे और दूसरी साइड के पर ज़रा मुड़े हुए, जिससे सीधे पर वाले साइड पर कम रुकावट होगी और जहाज़ उस तरफ को मुड़ने लगेगा। और जब जहाज को सीधी डायरेक्शन में लेकर जाना होगा तो पायलट अपनी बॉडी से उन परों से जुड़ी रस्सी को सेंटर में करेगा, जो परों को एक जैसा कर देता है, जिससे फिर जहाज स्टेबल होकर सीधा जाने लगता है। अब ये तो पहला जहाज था। वक्त के साथ काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी सामने आई और मॉडिफाई करते करते हमने इस टेक्नोलॉजी को अपने लिए कंफर्टेबल तो बनाया ही, पर साथ जो सफ़र हम 24 घंटों में करते थे वही सफ़र हम आधे घंटे में तय कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद हमारे जहन में एक और सवाल आता है कि जो आज के दौर का जहाज है उसको कैसे बनाया जाता है। एयरप्लेन को देखते ही एक बात तो हम बिल्कुल साफ साफ कह सकते हैं कि इसे बनाना किसी ऐसे वैसे इंजीनियर की बात नहीं है। इसके लिए कंपनीज टॉप इंजीनियर्स को हायर करती हैं, क्योंकि एक बार जब जहाज ने आसमान में उड़ान भर दी तो फिर वहां गलती की कोई गुंजाइश नहीं होगी। तो बेसिकली एक हवाई जहाज़ को बनाने में 8 से 10 दिन का वक्त लगता है। और यहाँ मैं दुनिया की हवाई जहाज़ बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी बोइंग की बात कर रहा हूँ।
जिसका हवाई जहाज आज की डेट में दुनिया की हर एयरलाइन में मौजूद है। अगर हम इस दौर के जहाज को देखें तो एक इंटरेस्टिंग चीज जो आप नोटिस करोगे कि वो मुकम्मल एक ही लोहे से बना जहाज नहीं है। पहले जहाज की तरह उसके काफी हिस्से हैं और कुछ तो अपनी जगह से हिल सकती हैं, और ये हिस्से हमें उसके परों और बैक साइड पर मिलेंगे। अगर हम बात करें पूरे जहाज की तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, जो कि 3 हिस्सों में होता है, जिसमें अगला हिस्सा अलहदा, सेंटर वाला हिस्सा अलहदा और आखिरी हिस्सा अलहदा। जब ये हिस्से तैयार हो जाते हैं तो इन्हें कंपनी के फिटिंग डिपार्टमेंट में लाया जाता है, जहां इसके तीनों हिस्सों को बहुत मजबूती के साथ जोड़ दिया जाता है। जिसके बाद बारी आती है जहाज के इंजन को फिट करने की। जहाज के दोनों साइडों पर 2 बड़े इंजन्स को लगा दिया जाता है। जब इंजन्स भी लग जाता है और जहाज पूरी तरह से रेडी हो जाता है तो पायलट जहाज में बैठकर उसकी हर चीज़ को अच्छे से चेक करती हैं, और उनका काम इस बात की तसल्ली करना होता है कि इंजन से लेकर एक छोटे बल्ब तक हर चीज़ को अच्छे से चेक करें। सब कुछ अच्छे से चेक करने के बाद बारी आती है जहाज को पेंट करने की, जो कि उसको उड़ाने से पहले का आखिरी हिस्सा होता है। जिस कंपनी को ये जहाज बेचा जाएगा उसका डिजाइन और फ्लाइट नंबर जहाज पर पेंट कर दिया जाता है। जिसके बाद पायलट उस जहाज में उड़ान भरने के लिए बिल्कुल रेडी होता है। अब डायरेक्ट कंपनी को वो जहाज नहीं दिया जाता, बल्कि उसे मुख्तलिफ वेदर्स में टेस्ट किया जाता है, सर्द और गर्म इलाकों में और पानी में से गुजारने के बाद भी, ताकि इस बात की तसल्ली की जा सके कि किसी जगह या किसी मौसम में ये जहाज़ कोई खराबी तो नहीं करता। जिसके बाद जहाज़ अपनी अगली कंपनी में सवारियों के साथ उड़ान भरने के लिए बिल्कुल तैयार होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हो वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं, और ऐसी मजीद वीडियोस को मिस आउट ना करने के लिए सब्सक्राइब के बटन पर लाजमी क्लिक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।